अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात पर बात होती है और अमूमन आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है, लेकिन साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हालात हाज़रा से आपको बाखबर रखा जाए। इस वक्त जो मुल्क की अमूमी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है, उस पर यकीनन आप बहुत कुछ देख भी रहे होंगे, समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और जो कुछ हो रहा है ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा काम यही है कि आगाही ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए, लोगों को बाखबर रखा जाए, न सिर्फ मुल्की हालात से बल्कि बैरून मुल्क भी जो कुछ हो रहा है, यानी पाकिस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा है, सियासी मंजरनामों में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उससे भी आपको आगाह रहना ज़रूरी है। इस वक्त यकीनन क्योंकि अब ज़राए अबलाग बहुत तेज़ हो चुका है, इंटरनेट की रसाई बहुत सारे लोगों तक है, वो जो कुछ देख रहे हैं उसमें यकीनन उनके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि ख़ित्ते के अंदर इस वक्त क्या सूरत है, ख़ास तौर पे रूस और यूक्रेन का जो इशू है। हम लोग जो ख़बर से हमारी जो दिलचस्पी है वो इस हद तक है कि इसकी वजह से, तनाज़े की वजह से पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा मुतवक्के है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो उसके बड़े ख़रीदार हैं, जिसमें बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक हैं, वो ये जो डील है तर्क करने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो आगे आने वाले वक्त में पेशगोई की जा रही है कि सूरत हाल पेचीदा हो सकती है। तो बहरहाल इसके अलावा भी इसके जो ये मामलात हैं इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। ख़ास तौर पे ये जो दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। समझने की बात यह है कि किसी भी मुल्क का दिफा उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यूक्रेन की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1991 में आज़ादी के बाद जब ये मामला तय हो रहे थे कि दिफाई मामला जो हैं वो किस तरफ लेके जाने हैं, तो हुकूमतों ने ये तय किया, वहाँ की हुकूमत ने ये तय किया कि जनाब जो दिफा की ज़िम्मेदारी है वो खातिर खा जो उसके हक़ में जो ममालिक मौजूद थे, बड़े दुनिया के ममालिक, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा तो आपके सामने है। यूक्रेन तीसरी बड़ी जौहरी ताकत समझा जाता था, और 1996 में एक मुआहिदा जिसे बुडापेस्ट एग्रीमेंट कहते हैं, उसके तहत उसने अपने जो तमाम जौहरी हथियार थे वो रूस के हवाले किए, और जो उसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन थे वो दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं और उनके जो इत्तेहाद हैं जिसमें नेटो है और इस तरह की जो ताकतें हैं, अमरीका समेत, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि आपके दिफा के ज़ामिन हम बनेंगे। और उसका नतीजा ये है कि आज जब उसने दोबारा जौहरी जो हथियार हैं उसके हसूल की कोशिश की, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सामने आना शुरू हो गए, जिसकी बड़ी मिसाल इस वक्त है तनाज़े में। आप देख रहे हैं कि रूस ने जब ये बात समझी कि वो गैर महफूज होने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया, और उसका जवाब आपके सामने है। तो सूरत हाल ये है इस वक्त कि जब आप अपने दिफा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो फिर नतीजा ऐसे ही निकलता है। और क्यों इसकी अहमियत ज़रूरी है, ये बात भी इस तनाज़े से अब लोगों के यकीनन समझ में आ गई होगी। दिफा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ये दिफा अगर यूक्रेन के पास होता या अगर वो जौहरी ताकत होता, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होती। लेकिन क्योंकि दूसरों के ऊपर इन्हिसार किया, और ख़ास तौर पे दिफा जैसा एक अहम मामला जब आप किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। बड़े ममालिक ने जो साथ देने के वादे किए थे यूक्रेन के साथ, उसका नतीजा ये निकला कि जनाब आज जब उसको ज़रूरत पड़ी है, रूस जैसी एक बड़ी मिलिट्री पावर ने जब उनके ऊपर चढ़ाई की है, तो उनके साथ पीछे कोई भी नहीं खड़ा। नेटो जैसा एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जिसमें दुनिया के, यूरोप के बड़े ममालिक की फोर्सेस इसके अंदर शामिल हैं, वो भी कार्रवाई करने से कासिर है। तो नतीजा ये निकला कि जनाब यूक्रेन इस वक्त बिल्कुल बेबसी की एक तस्वीर बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं जिसमें जो रूस के मिसाइल हमले हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, टैंक से भी पेशकदमी हो रही है। इसके अलावा हर तरफ से रूस ने जो है वो यूक्रेन को इस वक्त घेरे में लिया हुआ है। तो ये तनाज़ा चाहे जो भी हो, इस तनाज़े के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि एक पैगाम पोशीदा है, और वो ये है कि अपने दिफा को आपने खुसूसी अहमियत देनी होगी, और साथ साथ दुनिया के किसी भी ममालिक पे, दुनिया के किसी मुल्क पे आपने ये नहीं सोचना कि वो आपकी जगह लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा होगा,
मुश्किल वक्त में, और ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है। तो ये जनाब वो सूरत हाल है जिसके बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी था। तो ये जितने भी तनाज़ात हैं, इन सब में एक पैगाम है सबके लिए, समझने वाले लोगों के लिए। तो ये जो तनाज़ा है, जिसके लिए दुआई है कि जल्द ये तनाज़ा हल हो जाए, लेकिन इंसानी जान बहुत कीमती है। दुनिया में कहीं भी इंसानी जान का अगर नुकसान होता है तो एक तकलीफ़ दे अमर है। और पाकिस्तान से भी जो दीगर दुनिया के ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान से तकाजा किया कि वो इसकी मजम्मत करें। लेकिन ये दो ममालिक के दरमियान जो है वो एक, आप समझ लें कि एक आपसी मामला है। और इससे पहले भी जो हमारे ख़ित्ते में होता रहा है उसमें यूरोप की तरफ देखते रहे, अमेरिका की तरफ देखते रहे, उनकी तरफ से कोई खातिर खा हमें सपोर्ट किसी भी मामले, बिलखुसूस कश्मीर जैसे इशू के ऊपर नहीं मिली। तो ये अब समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें ख़ुद पर भरोसा करना होगा, अपनी दफ़ाई सलाहियत को हमें बढ़ाना होगा और पहले से ज़्यादा मजबूत होना होगा। वरना जिन ममालिक ने दूसरों के ऊपर इन्हिसार किया, उनका नतीजा ऐसा ही निकलता है। ये तो जनाब हालात हाज़रा के हवाले से बात हुई। इसके अलावा कुछ दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके हवाले से लोग पैगाम भेजते हैं और चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मसला बिलखुसूस शहर कराची में तामीरात के हवाले से और तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। कोशिश करेंगे आज उन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और साथ साथ जो एक बड़ा मसला है, ये जो ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन के जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात हो चुकी है कि एक बड़ा हाउसिंग जो प्रोजेक्ट था इधर शहर कराची के अंदर, आला अदलिया के हुक्म पे उसको मस्मार किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इसके बाद बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं कि आया जो प्रॉपर्टी वो ख़रीद रहे हैं या जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि आप जिसके ज़रिए काम कर रहे हैं वो एक ऐसा शख्स हो जिसका रिकॉर्ड जो है वो साफ़ हो। तो ये दो चीज़ें अगर हों तो यकीनन फिर ये आपके लिए मामला जो है वो सहल हो जाता है। बहरहाल इस मामले के ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू आज इस मामले के हवाले से जारी रहेगी। सैयद रोशन अली साहब यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स के CEO हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। रोशन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वालेकुम अस्सलाम। रोशन साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी नुक्ते से किया जाए जिसका तस्करा भी मैंने किया। शहर कराची के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह कि हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा है, और जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड आती है तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ भी उसके साथ आती हैं। अब यहाँ पर रेगुलेशंस के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं, लोगों के इल्म में नहीं हैं। और फिर यहाँ जो राइज निज़ाम है, कहने दीजिए कि जिस तरह हुकूमत मामला चला रही है, वो मामलात को और मज़ीद उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। फरमाइएगा कि ये ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला है इस वक्त, जिसमें लोग जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी इस वजह से नहीं ले रहा है कि मामला जो है वो बहुत ख़राब हुए, ख़ास तौर पे वो एक प्रोजेक्ट के हवाले से जैसे खबर पिछले दिनों आई कि उसको मस्मार किया गया। अब लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला जो है इसको कैसे अंजाम दिया जाए। फरमाइएगा इसके ऊपर। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो मैं उस पर बात भी करना चाहता हूँ जी। कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। एब्सोल्युटली वेरी सेंसिटिव। और इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें जितनी आपकी मालूमात होगी उतना ही आपकी सेफ्टी होगी, उतना ही आपको फ्रॉड से बच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जितना टाइम उस टाइम में जितनी हम गुफ्तगू कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, कि लोगों को उसका फ़ायदा हो। जी। और उसमें देखें, अगर हम लोग कोई किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों का उसको मालूमात होना ज़रूरी है कि उसका तरीक़ाकार क्या है बिल्कुल ठीक है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्वेस्टमेंट में कई तरीके होते हैं। आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद रहे हैं तो उसमें बुकिंग करते हैं, तो बुकिंग एग्रीमेंट का क्या तरीका होना चाहिए, सेल परचेज का क्या तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो सेफ्टी है। बिल्कुल ठीक है कि ये आपके पैसे सेफ कैसे हैं। जी। तो उसमें ये होता है कि जब भी आप कभी कोई ट्रांजैक्शन करें तो ट्रांजैक्शन करने से पहले आप पहले तो अपनी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका सर्च निकालें, डिपार्टमेंट से सर्च निकालें कि आपको पता हो कि ये किसी बैंड लिस्ट में नहीं है, इस पे कोई लोन नहीं लिया हुआ, इस पे कोई लिटिगेशन नहीं है। ये सबसे पहला सबक है प्रॉपर्टी खरीदने का। और उसके अलावा अगर कोई प्लॉट की ट्रांजैक्शन में जाते हैं
ये तो हो गई रेडी प्रॉपर्टी। अब अगर ठीक है। प्लॉट की ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो उसमें आपको पहले क्लियरेंस सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से चाहिए होता है। ठीक है। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर है हम्म, और आप उसके बाद अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप हमेशा जब भी कभी अपना कोई सेल एग्रीमेंट करें तो उससे पहले सर्च निकाल लें और क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लें। बिल्कुल ठीक है, पहला काम तो ये किया जाए। पहला काम ये है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर लें, सेल एग्रीमेंट करें, मगर जब पेमेंट करें तो थ्रू चेक, थ्रू पे ऑर्डर करें, थ्रू इंस्ट्रूमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आपको लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये एग्रीमेंट करने के बाद, फर्ज करें कि किसी ने कोई एग्रीमेंट किया और करने के बाद उसने 10% एग्रीमेंट कर लिया, 90% पेमेंट एट द टाइम ऑफ पोजीशन या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देनी है। ट्रांसफर के बाद दे दी। अब कोई कुछ लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो इसको सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके पास पेमेंट नहीं होती, सिर्फ बयाना अटका देते हैं बिल्कुल और ऐसा ही उसके बाद पेमेंट, जब पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट नहीं देते। ऐसा ही मगर जिसने सेल किया होता है, सेलर का कोई कसूर नहीं, मगर सेलर फंस इसलिए जा चुका होता है कि वो उसके पास एग्रीमेंट है। जी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एग्रीमेंट जो है ना थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक जो है। कि मेरी अपनी प्रैक्टिस यही है कि फर्ज करें हमने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया, अब दोनों बाउंड हो गए थर्ड पार्टी के सामने कि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो ये एग्रीमेंट जो है ना आपका नल एंड वाइड हो जाएगा और ये एग्रीमेंट जो है सेलर के पास वापस चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर सेलर बेईमान होता है तो परचेजर के पास हक है कि वो उसका इस्तेमाल करे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो सेलर फंस जाएगा। इनमें से जो भी बेईमानी करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो या फिर इसके अंदर एक टर्म जो है वो शामिल की जाए, क्लॉज इसके अंदर इस तरह का रखा जाए कि जिसकी वजह से ये जो, जैसा भी आपने कहा था कि अग्रीमेंट अगर एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक अगर पेमेंट ना हो तो ये नल एंड वाइड हो जाए। बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। जी। तो अब उसमें ये होता है कि फर्ज करें कि कोई बहुत ही जेन्युइन मसला आ जाता है, वाकई आपको पता है कि भाई अगर वो पेमेंट कहीं से आनी थी, पेमेंट आई नहीं है, तो वो बता भी रहा है कि भाई मेरे पास पेमेंट आनी थी, पेमेंट नहीं आई, परचेजर की गलती नहीं है क्योंकि परचेजर की कहीं से पेमेंट आनी थी, मगर उसमें सेलर का कोई कसूर नहीं है क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी अब ये बाउंड हो चुका है। सेलर ने उसी पैसे से कोई और चीज खरीद ली तो उसको भी आगे कमिटमेंट अपनी ऑनर करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस सूरत में ये हो सकता है कि चलें अगर आपके पास कोई मसला आ गया तो आप उसको डाउन पेमेंट कम से कम 50% कर दें। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी नीयत का पता चल जाएगा कि भाई ये 50% और पेमेंट कर रहे हैं जी। तो अब आपकी नीयत है कि और पेमेंट करेंगे तो 10-15 दिन का, 20 दिन का जो भी टाइम अगर वो सेलर देना चाहे तो आप मांग लें उनसे, देते हैं तो उसकी नीयत का पता चलेगा। और अगर वो 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहा और वो आपसे टाइम मांग रहा है, समझ लो उसकी नीयत खराब है। तो यहाँ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सेल एग्रीमेंट करने से पहले, सेलर भी जो है ना वो जल्दी में होते हैं, कर लेते हैं या किसी रियल एस्टेट एजेंट का सहारा लेते हैं। रियल एस्टेट एजेंट उनको ये सब चीजें बताते नहीं, जब फंस जाते हैं तो वो सफर जो है ना वो कर रहा होता है जो सेलर होता है। बिल्कुल ठीक तो है। सेलर की सेफ्टी के लिए कि थर्ड पार्टी के पास एग्रीमेंट रखवा दें। जब आपकी फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट बने तो उस वक्त जो है वो आप उसको ऑनर करें सारी चीजों को। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है। अब उसके अलावा चले इससे हटके वो तो बाद में बात करेंगे, एक और बात आ गई बीच में कि अगर हम बुकिंग करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बुकिंग के हवाले से, ठीक है, तो बुकिंग में ये होता है कि आप जिसको आप जिस भी डेवलपर से आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसका टाइटल चेक कर लें जी। और कि प्लॉट उसके नाम पर है। बिल्कुल ठीक है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई प्लॉट जो है ना जिसके नाम पर, उससे एग्रीमेंट करते नहीं, किसी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी उसके अंदर कंडीशन लिख देते हैं कि भाई इसमें इतनी इंस्टॉलमेंट देकर मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, कर दें। कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ क्वार्टरली करते हैं और कुछ लोग जो है वो उनकी अपनी मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं बुकिंग में तो वो स्टेज वाइज पेमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। कि इतना प्रोजेक्ट बनेगा तो हम इतनी पेमेंट देंगे, इतना प्रोजेक्ट बनेगा तो इतनी पेमेंट देंगे, इतना प्रोजेक्ट करेंगे तो इतनी, और फिर एंड के लिए कम से कम 25, 30 या 40% पेमेंट रोक लें कि भाई आप जिस वक्त हैंडओवर करोगे हमारे नाम पे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपके पास भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना। आप पूरी पेमेंट उठा के दे देते हैं, फिर दूसरा की मर्जी है कि वो आपको 1 साल डिले करे, 2 साल डिले करे। अच्छा, फिर जो सेलर होता है वो क्या करता है कि वो आपको बाउंड करता है कि अगर आपने पेमेंट लेट की तो आप पे 5%, 10% पेनल्टी होगी। चले भाई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये इस वजह से सामने वाले जो ना पेमेंट टाइम पे करता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये कानून इस पे लागू नहीं होता जो डेवलपर है? बिल्कुल ठीक है। अगर इतने टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया तो इसको भी 10% पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये जब एग्रीमेंट बनता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। आजकल ये बड़े प्रोजेक्ट में ये होता है कि जो फॉर्मेट उन्होंने बनाए हुए
वो इतने बड़े फॉर्मेट है, उसमें ऐसी टेक्निकल टर्म्स लिखी होती हैं, जी उनके तो बड़े जी। बड़े लॉयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो आम आदमी को तो समझ में भी नहीं आती उनकी जबान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको समझने के लिए मेरे ख्याल में उसको तो जब नहीं समझ में आ रही तो आप साइन ही ना करें, बिल्कुल ठीक है, पहली सबसे बात। बेहतर यही ऑप्शन उससे है। बेहतर है कि ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी का एग्रीमेंट बनाएं, बिल्कुल ठीक दोनों है। पढ़ें, हाँ। और किसी ऐसे समझदार आदमी को बीच में डालें कि वो आपको भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि सेलर तो चाहेगा, बिल्डर तो चाहेगा कि मेरी सिर्फ कंडीशन बने। ऐसा ही है। तो उसमें ये थोड़ा सा लोगों को वो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इससे फ़ायदा होगा उनको। जी। जो भी शख्स इसकी खरीदो फरोख्त करना चाह रहा है, तो बुकिंग में क्या होगा कि टाइम पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जो भी इसमें से उसके खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ये आपके लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन मामला को समझना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आम आदमी के समझ में नहीं आते। इसी तरह प्रॉपर्टी को चेक, जैसे अभी आपने कहा, कर लिया जाए, रजिस्ट्रेशन को चेक कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ तो मसला ये हुआ है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सब कुछ था, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, सारी एनओसीज थी, उसके बाद भी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लग गया। अब लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एनओसी मिली भी हो, ये जो इनके रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, एसपीसी और दीगर जो हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी के ऊपर इस तरह का कोई जजमेंट आ जाता है तो वो बड़ा उनके लिए परेशान कुन है। अब ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि इदारे जो यहाँ पर जो हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल लगा हुआ है। तो बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वजह से रोक भी गए, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो है कोई ना कोई ऑब्लिगेशन लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, बताएं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये शहर की बात कर रहे हैं कि शहर में ये मामला होते थे और बिल्कुल ठीक होते है। हैं, और शायद आज भी हो रहे हैं। जी जी। तो उसमें तो देखें, जिसके उस जब ये वाकया हुआ नथला टावर का, तो उसके बाद तो बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। देखें ना, अभी आपके पास एनओसी मौजूद है, आपके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है ना सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, बिल्कुल। तो फिर परचेजर का तो कोई कसूर नहीं, उसने कसूर तो ही अपनी नहीं है, चीज बिल्कुल परचेज ऐसा कर ही, ली, बिल्कुल। और एज पर लॉ उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, आपके पास एनओसी देखी, उसने एग्रीमेंट किया, उसने ले भी लिया, लीज भी हो गई। तो इस पे तो वो हुकूमत को कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो इन्वेस्टर है या जो भी एंड यूजर है, उसके पैसों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब अब ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर इन केस कभी ऐसी किसी भी वजह से अगर हमारी आला अदलिया जो है इसको तोड़ना चाहती है, बिल्कुल ठीक किसी है। की भी वायलेशन की बिल्कुल वजह ठीक से, है। तो उसमें कोई ऐसा कानून जरूर पास करवाना चाहिए असेंबली से कि आप सबसे पहले जो रिहायशी है ना, उनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल तो रिहायशी को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ही रिहायशी है। को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अब करेगी, क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया ये प्रोजेक्ट जी कि इसमें जो शायद मैंने सुना है कि उनमें से कोई साहब, कोई जो रिहायशी थे, उनका इंतकाल भी हो गया। जी जी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही। बताएं कि ये तो मतलब सजाएं जो है ना, वो तो आवाम ही भुगतती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब पॉलिसियां जो है ना गवर्नमेंट की होती हैं, गलती गवर्नमेंट की होती है, इदारों की होती है, सजा जो है आवाम भुगत रही होती है। तो बिल्कुल ये ऐसा तो ही। बहुत बुरी बात है, ये तो इस पे तो कोई ना कोई कानून साजी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, अब जैसे अब बड़े हाउसिंग के अंदर जो बड़े नाम हैं, ख़ास तौर पे चंद एक नाम तो ऐसे हैं जो बड़े पावरफुल जो है वो समझे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो जो परचेज़र है किसके पास जाए, किससे सवाल करे। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे शहर कराची में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन है, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारे मसले हैं, यानी कि अंबार लगा हुआ है मसाइल का। सवाल ये पैदा होता है, लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी ऐसी सूरत में क्या किया जाए, मीडिया कुछ सपोर्ट करे, क्या किया जा सकता है, ये बताइए। गवर्नमेंट के आपके ख्याल में अथॉरिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो अपनी वजह से चीज़ों को मैनिपुलेट ना कर सके। अब यहाँ पे प्राइसेस का एक बड़ी डिस्पैरिटी हो गई है, उस वाले ब्लॉक के अंदर इतने प्राइसेस में, दूसरे एरिया में इतने। तो इससे ये पता चलता है कि आपके यहाँ क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं है, इस वजह से चीज़ें कुछ तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो है आप समझें कि वो उसकी जो कीमत है वो अपनी जो असल मुकर्ररा वैल्यू है से नीचे चली गई है। तो बड़ा इनजस्टिस है प्रॉपर्टी में। देखिए, ये जो इसके ऊपर मैं बहुत एक ज़रूरी बात आपसे जी करना जी जी। चाहता हूँ कि हमारी कुछ गलतियां हमारी गवर्नमेंट की भी हैं, और मैं उसकी निशानदही करना चाहता हूँ ज़रूर कीजिए। कि या फिर देखें, हम वो जो आपने कहा कि भाई जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उससे कम, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उससे कम की वैल्यू है, और लोग जो है ना उसकी जो करेक्टर वैल्यू उससे ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई, अंडर ज़्यादा वैल्यू हो कर दिया आपने इसको, गया, अंडर बिल्कुल। वैल्यू कर दिया। अब एक ही जगह है, उसी जगह पे एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, और वहीं पे एक प्रॉपर्टी 3 करोड़ की 3 है। करोड़ की।
और ऑफिशियल वैल्यू जो है वो 5 करोड़ की है। जी। तो पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ, ये ऑफिशियल वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल वैल्यू जो है ना, लोग कहते हैं जहां जाओ बोलते हैं ये कलेक्टर वैल्यू है, ये इसकी फेयर वैल्यू है। तो गवर्नमेंट तो हम पे इतनी सख्ती करती है कि वो कहती है कि भाई आप जो है ना ब्लैक मनी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होनी, मतलब हमें तो इतनी सख्ती की जाती है पूरे पाकिस्तानियों के साथ कि भाई हम कहीं से भी किसी को पता चलेगा कि इसके पास ब्लैक मनी है तो वो तो चोर है, वो जुर्म भी है, और हमें भी तस्लीम करना चाहिए कि वाकई हमने गलत काम किया। मगर ये बताएं कि मेरी प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो 10 करोड़ की बजाय हम 5 करोड़ में क्यों सेल कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये पॉलिसी किसने बनाई? बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट है। ने बनाई है। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने किसी भी वजह से बनाई है जी। तो फिर वो जो 5 करोड़ जो हमारे अनऑफिशियल है, जिसको आप ब्लैक मनी कह रहे हैं, वो ब्लैक मनी नहीं है। जी। वो कहें कि ये हमारी गलती की वजह से जो पैसे रखे हुए हैं, जो हमने लॉकर में रखे हुए हैं, जो बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, मतलब आप एक ही दिन के अंदर चोर बन जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक है। आप एक ही दिन में चोर बन जाते हैं गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। फिर एफबीआर आपको ढूंढ रही होती है कि ये पैसा कहां से आया। Exactly. आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में बेची है, क्योंकि आपने बोल दिया तो बोलेंगे आपने चोरी किया गवर्नमेंट का पैसा। तो भाई पॉलिसी भी तो आप ही ने बनाई है, खुद है पॉलिसी मेकर भी होता है। पॉलिसी मेकर भी यही है, पॉलिसी भी आपने बनाई है, आपने एसआरओ निकाल दिया, आपने कलेक्टर वैल्यू। भाई आप ये क्यों नहीं करते कि जो फेयर वैल्यू के ऊपर आपने क्यों नहीं ट्रांजेक्शन करते? ऐसे ही बिल्कुल। जो फेयर वैल्यू है, जो 1 करोड़ की चीज है उसको 1 करोड़ में बेचो, जो 10 करोड़ की चीज है उसको 10 करोड़ में बेचो। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो अगर पैसा पाकिस्तान लेकर आते हैं तो वो तो आने से पहले पूछते हैं कि भाई मेरा तो ये पैसा सारा वाइट है जी। और आप लोग के जाएंगे, आपके यहाँ तो कलेक्टर वैल्यू होती है। तो मैं तो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, मैं तो एक पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में पैसा लाना चाहता हूँ, मगर आप लोगों के पास पैसा लेकर आओ तो वो आप बोलते हो कलेक्टर वैल्यू से ट्रांसफर करो। उसने 10 करोड़, ये मिसाल के तौर पर सारी बातें मिसाल देके हो रही है, तो 10 करोड़ रुपए लेकर आया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने 2 करोड़ रुपए की कलेक्टर वैल्यू दी, उसका अपना 8 करोड़ रुपया ब्लैक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ब्लैक ये होना चाहिए। जब अगर हम इतनी सख्ती कर रहे हैं, इतने कानून बना रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ब्लैक मनी का रिवाज होना ही नहीं चाहिए, तो ब्लैक मनी तो पैदा करने वाले भी गवर्नमेंट के इदारे। ठीक है। अच्छा रोशन साहब, इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू आगे चल के करनी है, और इससे जुड़े और जो दीगर सवालात हैं कि पैसा कहाँ पे पार्क किया जाए, और अभी जिस तरह से हमने देखा जैसे हमारे जो इन्फ्लोज आए ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के अंदर, उसको एक ब्रेक लगा एक, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर दीगर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक छोटी सी लेने के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। हम देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं बिलखुसूस शहर कराची में, इसके ऊपर बात कर रहे थे। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे इन तमाम मामलात पर, और ख़ास तौर पर भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी उनसे बात होगी। रोशन अली साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी। रोशन साहब ये फरमाइएगा, अभी चंद चीज़ों का आपने तस्करा किया, बेहद ज़रूरी है समझना ये, और शायद अवेयरनेस ना होने की वजह से ही ये जो प्रॉब्लम्स अभी आई हैं लोगों को इसका सामना करना पड़ा। चलिए अब दूसरी तरफ आता है कि जो बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ढूंढते हैं। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें लोग लगाते हैं पैसा, लेकिन कोई इतने ज़्यादा वो जो जब उसको ROI कहते हैं, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे नहीं अट्रैक्टिव नज़र आती जितनी हमें रियल इस्टेट में नज़र आती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के हालात हमारे यहाँ रहे हैं, जैसे प्राइसेस की अभी तक सही वैल्यूएशन ही नहीं हो पा रही, ये एक बड़ा मसला है कि प्रॉपर्टी को किस तरह जो है वो डिटर्मिन किया जाए, इसकी क्या फेयर प्राइस है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक सब्जेक्ट बन चुका है, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो है अब वो रिलक्टेंट है पैसा लगाने में। कितना मुतासर हो रहा है हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पर? देखें, ये इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है कि अगर आप इसको सही तरीके से अगर इसको पॉलिसी बनाएं तो बाहर के जो ओवरसीज जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो वहाँ से पैसा भेजने में इंटरेस्टेड हैं जी, क्योंकि उनको मगर उनको अपने पैसों की सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, और उनका जो वाइट मनी है वो वाइट मनी रहे, ब्लैक मनी ना हो जाए। ठीक है। तो वाइट मनी करने के लिए गवर्नमेंट को जो है एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई फेयर वैल्यू, एक हमारे यहाँ 2 वैल्यू है,
एक है एफबीआर वैल्यू और एक है वो फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि कोई भी फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहता, ठीक है। उस पे टैक्सेस बहुत पड़ जाते हैं। अगर आप एफबीआर वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं तो उस पे आपका जो पूरा ट्रांसफर का खर्चा बहुत कम आता है। फेयर वैल्यू पे जाते हैं तो उसका ट्रांसफर का खर्चा बढ़ जाता है। तो सिर्फ थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाने की वजह से हम सारे पैसे ब्लैक कर लेते हैं। ऐसा ही। तो ये तो हमारी पॉलिसी जो है, ये पूरी दुनिया में क्या होता है कि जो फेयर वैल्यू चलती है, हमारे यहाँ जो है ना 2 वैल्यू चलती है, 3 वैल्यू चलती है, तो वो गलत है। ये अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने इस डिपार्टमेंट को, रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजे, या हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से इन्वेस्ट है क्योंकि वो चाहते हैं कि यार हमारा पैसा ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उससे अगर आप पॉलिसी सही कर लेंगे तो आप हम सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हमें आना चाहिए, डायरेक्शन आपकी सही होगी तो आप पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और आपका जहन भी मुतमईन होगा, दिल भी मुतमईन होगा कि यार हम गलत काम नहीं कर रहे। हम नमाज पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ पे आके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में सेल कर रहे हैं, तो पहली गलत काम हो गया, और हम अल्लाह के सामने सजदा भी कर आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि फिर जो 2 विटनेसेस होते हैं उनका क्या कसूर है जी? वो वहाँ साइन कर रहे हैं अल्लाह को गवाह बना के कि भाई ये मेरे सामने 2 करोड़ की बिकी है, बिकी 10 करोड़ की है जी। वो भी अभी तादी तादी नमाज पढ़कर आया। ऐसा ही। तो ये तो चोरी हम खुद सिखा रहे हैं, फिर हम कोई पकड़ा भी जा रहा है। तो इसको तो बहुत सही करने की जरूरत, ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये इस आपके मीडिया के तवस्सुल से मैं बता रहा हूँ कि इस पे आप नजरसानी करनी पड़ेगी अगर हम अपने मुआशरे को सही करना चाहते हैं। हम अपने इदारों को, सबसे पहले हमारे इदारों को सही होना पड़ेगा, एक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी सही बनाए, तो ये सब चीजें सही हो सकती हैं। आपकी डायरेक्शन सही हो सकती है, बिल्कुल रेगुलेशंस को आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये है एक सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से ये जो प्राइसेस में अभी खासतौर पर डिस्पैरिटी की बात हो रही है, नजर आ रही है। अच्छा, अब कुछ हाउसिंग स्कीम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें लोगों की कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बड़ी प्रमोशन होती है, बड़े उसके जो है वो इश्तिहार चलाए जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल आते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, पैसा लगाना आपके ख्याल में दुरुस्त है, चाहे आपको इसके बारे में ये यकीन दिलवा भी दिया जाए कि आने वाले वक्त में ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, ये बिल्कुल नॉर्मल उस पर आ जाएगा, फिर लीज़ भी इशू कर दी जाएगी, ये सारे मामला हो जाएंगे, तब भी क्या ऐसी जगह पैसा लगाना आपके ख्याल में ख़तरे से खाली होगा? देखें, ये तो आप भी समझदार आदमी है कि अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करते, उसकी नॉलेज में है कि ये सब इस पे मसले हैं, डिस्प्यूट है और ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना उसकी गलती है, बिल्कुल ठीक है, करनी नहीं चाहिए उसको जी। और अगर करेगा तो उसका जिम्मेदार कल खुद ही होगा। यहाँ तो हम क्लियर प्रॉपर्टी में डर रहे होते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसकी, अभी ये अंडर वैल्यू है, तो आपको पता है परचेजिंग के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ब्रोकर्स का काम भी यही होता है कि वो बताते हैं कि देखें अंडर वैल्यू है, अगर आप इसकी कॉस्ट को ही कैलकुलेट करके देखें तो लैंड और पूरी कंस्ट्रक्शन मिलाकर अगर कॉस्ट इसकी 3.5 करोड़ रुपए, तो ये आपको जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है। तो ये अट्रैक्शन दिखाई जाती है जिसके पीछे जो है वो लोग चल पड़ते हैं। क्या ये ठीक है आपके ख्याल में? मैं इस चीज को मानता हूँ कि ऐसा लोगों की जरूरत होती है, लोग उसको इस किस्म के काम करते हैं, मगर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि ये अंडर वैल्यू है, तो ये अंडर वैल्यू है तो मैं अकेला क्यों हूँ जो खरीदने के लिए? भाई तो 10 यहाँ लाइन लगी होनी चाहिए अंडर वैल्यू की। ऐसा ही। तो जब वो, मैं कहता हूँ एक काम करें कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, यार ये इनको पैसों की जरूरत है, यार ये ट्रांजैक्शन करवा दें हमारी। मैंने कहा मैं करवा देता हूँ, पैसे बताएं। बोल रहे हैं 10 करोड़, एक मिसाल दे रहा हूँ जी। तो मैंने कहा ठीक है 10 करोड़ की वैल्यू, इसकी 10 करोड़ की वैल्यू आप समझते हैं? बोले नहीं, पता कर ले, दूसरा 11 मांग रहा है, 12 मांग रहा है। मैंने कहा चलो 10 करोड़ की मैंने मान ली, तो मैं अगर ये 10 करोड़ में ले लेता हूँ, किसी को दिला देता हूँ, तो आप इसको 2 महीने के बाद 11 करोड़ में बेच देंगे? नहीं, ये तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। मैंने कहा मेरा क्लाइंट फंस जाएगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए। तो फिर हम ये करते हैं कि ठीक है, आपको पैसों की जरूरत है, आप मुझे 7 करोड़ में 8 करोड़ में बेच दें, बिल्कुल ठीक है, और आप मुझसे नया एग्रीमेंट कर लें कि आप कितने में खरीदेंगे। आपको इतना भरोसा है भाई 12 करोड़ में बिकेगी, 8 करोड़ में मुझे बेचें, मैं आपको 8.5 करोड़ में बेच देता हूँ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के टाइम पर। आप 50 लाख रुपए मुझे दे दीजिएगा, ये कारोबार हो रहा है, ये सूद का काम नहीं है। और फिर आप ना इसके अंदर 4 करोड़ कमा लेना। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, सब बातें करते हैं मगर सब फेल हो जाते हैं इन चीजों में, क्योंकि इस वक्त पैसा किसी के पास ऐसा रखा हुआ नहीं है। तो वो आपने जो अंडर वैल्यू वाली बात की है,
वो अंडर वैल्यू लोग बताते हैं, दिखाते हैं, मगर इसका पैमाना किसी के पास है? बिल्कुल नहीं। इसका पैमाना है कि ये अंडर वैल्यू है, उसको कौन चेक करेगा, उसको कौन बताएगा? उसका एक ही पैमाना है कि आप उसको बोले कि भाई ठीक है, इसको मार्केट में जाके बेचे, मैं आपसे 8 करोड़ में खरीदता हूँ, मेरे को 8.5 में बेच दो, बाकी सब आपके। बिल्कुल ठीक है। तो ये है ना, आपकी भी जरूरत पूरी हो गई, पूरी हो जाएगी। चीज पहले मैं अपने नाम ट्रांसफर करूंगा, मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मेरा क्लाइंट पैसे देगा, ट्रांसफर करेगा, खर्चा करेगा, मगर अब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी प्रॉपर्टी पे 12-13 करोड़ रुपए की, तो भाई ठीक है, आपसे 50 लाख रुपए प्रॉफिट देते हैं, जो कि मेरा क्लाइंट भी खुश हो जाए और आपके भी 4 करोड़ रुपए बन जाए। तो वहां पर मैंने अपना पैमाना ये रखा हुआ इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है आजकल, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मसला है, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोगों को वहाँ पे भी इन्वेस्ट करवाया गया। कुछ ऐसी स्कीम्स थी, स्कीम 33 और इधर बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर सामने आए। अब हुआ ये कि जो जिनको अर्ली 70s में जिनकी अलॉटमेंट हुई जनाब, वो भी कानून के तहत हुई, उनके पास उनकी पोजेशन है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद लेकिन फिर कानून चेंज हुआ, फिर नए जनाब सिस्टम इंट्रोड्यूस, नई रजीम आई, उसने आके ये किया कि जनाब वो सारी लीज को कैंसिल कर दिया और वो जनाब नई हाउसिंग स्कीम्स के नाम से शुरू हो गया। अब लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इस तरह फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के एंड से अगर ये सब कुछ होगा तो फिर रियल एस्टेट कहाँ स्टैंड करेगा? फिर तो आप चीज़ चाहे स्कीम 33 में बेचें, फेज़ 9 में बेचें या किसी भी जगह पर बेचें, लोग तो खरीदने से पहले सोचेंगे ना कि ये हो क्या रहा है। देखिए, ये यासिर साहब वो आप ऐसी हाउसिंग स्कीम में तो मैं तो कहूंगा कि वो हाथ ही ना डालें जी। कि जिस हाउसिंग स्कीम में आपको थोड़ा सा भी शुबा हो कि ये हाउसिंग स्कीम में हम फंस जाएंगे, तो इंसान को सिर्फ दिखाया जाता है कि ये सस्ता मिल रहा है, आप ले लें। ठीक है। मादरत के साथ हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो भी फंसाने में उनका भी थोड़ा सा हाथ होता है। उनको पता है क्लाइंट है, इसको कुछ इतनी मालूमात है नहीं, अब वहां से उनको जो भी सर्विस चार्जेस मिल रहे हैं, आप एक तरीके से ईमानदारी से भी कमा सकते हो और उसको नाजायज भी कर सकते हैं। तो आप पहले दूसरे की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो आप उसको मेरे ख्याल में उस हाउसिंग स्कीम की तरफ ना लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब बातें बहुत सारी हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा रह गया है, तो रोशन साहब से क्योंकि हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, तो जनाब इनसे आखिर में एक जो है वो फ्रेंडली एडवाइस ले लेते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी हाईलाइट कर दें। जी। देखें, जो लोग इस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपने साथ एक अच्छा कंसल्टेंट रखें। सबसे पहले कंसल्टेंट भी ईमानदार होना चाहिए और कंसल्टेंट पे इतना भरोसा होना चाहिए उसको, उसका जो रियल एस्टेट का जो उसका जो सर्विस चार्जेस हैं, उसको अगर 1% है तो 1% दें, 2% है तो 2% दें, उसको खुश करें कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट के साथ आप बैठ के ये बात करेंगे मैं ½ % दूंगा और मैं 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, तो वो यकीन माने वो उस जगह जाके आपको मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उसको पेट भर के उसका सर्विस चार्जेस दें, फिर वो आपके पैसों की हिफाजत करेगा। तो एक तो ये कि वो दोनों तरफ से होता है कि, और रियल इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी सबसे पहले है। अगर आप रियल एस्टेट में सेफ्टी अगर नहीं करेंगे तो आप आपके पैसे चले जाएंगे। ठीक है। तो उसको पहले तो लालच से बेहतर रहेगा कि आप अपने जो असल पैसे हैं उसकी सेफ्टी करें। ठीक है। और उसके लिए आपको जो है ना, वो जब जो भी चीज़ आप बुक करने जा रहे हैं, पहले उसके ऑनर से जाके मिलें, उसके डॉक्यूमेंट देखें, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखें, फिर उसके बाद उससे डायरेक्ट एग्रीमेंट करें, ना कि वो किसी और से एग्रीमेंट करवाए। क्योंकि जिसकी अवेयरनेस नहीं होती वो तो कहते हैं भाई आपको तो एग्रीमेंट से मतलब है, आपका एग्रीमेंट हो गया। भाई एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट किससे हुआ है? आप मालिक को आपसे मैं करूंगा वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप मालिक नहीं है, मैं आपसे एग्रीमेंट क्यों करूं? अच्छा, अब मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूं कि अगर मालिक से आप एग्रीमेंट करेंगे और मालिक को उसको पे ऑर्डर बना के दें, मालिक के अकाउंट में पैसे जाएंगे और उसके बाद आप वो एग्रीमेंट को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि थर्ड पार्टी के पास रखवा दें, तो दोनों की सेफ्टी है। जो भी वहां से अगर वो अपना वायलेशन करता है तो वो दूसरे को उसका बेनिफिट हो जाएगा। और वो जो हमारे जो लोगों ने एक कानून बनाया हुआ है कि डबल का, कि आपने अगर आप ऐसा करें कि डबल पैसे ले लें, जी आपने जो 10 लाख दिए 20 लाख रुपए ले लें, बिल्कुल। या फिर वो कहते हैं भाई आपने पेमेंट नहीं किया, फॉरफिट। तो हमारे पाकिस्तान के कानून में ना तो डबल का कोई कानून है जी, ना फॉरफिट का कोई कानून है, ये लोगों को पता नहीं है। ऐसा ही।
और लोगों ने खुद अपना कानून बनाया हुआ है कि भाई आप डबल दे दें। अब एक प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की ली, अल्लाह ने उसके बच्चों के नसीब से उसको 2 करोड़ की कर दी उसी टाइम के अंदर, जो 2-3 महीने का टाइम दिया था। अब वो जिसने सेल किया वो बेईमान हो गया। अब उसको लोग मिसगाइड करते हैं कि आप जो है ना इसको 10 की जगह पे 20 लाख रुपए दे दें, आपके 90 लाख रुपए। भाई ये तो अल्लाह ने उसके बच्चों की वजह से उसके नसीब अच्छे किए कि उसको 2 करोड़ उसको मिल गए। तो आप उसके पैसों पे क्यों नजर रख रहे हैं? जिस वक्त आपने नजर रखना छोड़ दी दूसरे के पैसे पे, आपको अल्लाह इतनी बरकत देंगे कि आपके रिस्क में बहुत बरकत हो जाएगी। और अगर आपने उसके देखें, अल्लाह ने उसके बच्चों के नसीब से उसको या उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा होगा जिसकी वजह से उसके करोड़ को 2 करोड़ कर दिए, वरना 5 साल से आप पाल रहे थे, आपके 1 करोड़ के 2 करोड़ क्यों नहीं हुए? तो आपका बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ने उसको रिस्क देना था, उसकी कोई जरूरत होगी, उसके 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया, उसने 10 लाख लगाया, उसका नसीब है। अब आप उसके पैसों पर नियत खराब करेंगे, उसको तो अल्लाह दे ही देगा, उसको तो मिलेगा मिलेगा, मगर आपके पैसे हराम हो जाएंगे और आपके पैसों में बरकत भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये समझने की बात है, बहुत बड़ी गहरी बात है। यही सबसे बड़ा मसला है, बल्कि मैं इसको तो अलमिया कहूँगा है कि अगर ये डीलिंग के दौरान अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी के जो ख़रीदो फ़रोख्त के मामला हैं, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। बहरहाल जी, मामला तो और भी हैं, वक्त क्योंकि अब यहाँ पे हमारे सेगमेंट का ख़त्म हो गया। रोशन साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रोशन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, बड़े काम की बातें और बड़ी मुफीद बातें आपने बताई। यकीनन जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके भी यकीनन बड़े करामत उनके लिए साबित होंगी। जनाब, यहाँ पर हमारा सेगमेंट जो है उसका ख़त्म होता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, जहाँ पर बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। वो जारी रहेगा सेगमेंट, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।